कैनवा के डिज़ाइनर तो कुछ डिज़ाइनर्स होते नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि देखो मैं तो दोनों टूल यूज़ करती हूँ। और कभी क्रिएटिविटी ब्लॉक आया है? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि क्रिएटिविटी ब्लॉक उसको आता है जिसको नॉलेज नहीं होता। छोटे स्टार्टअप क्या करते हैं, हायरिंग काइंड ऑफ निकालते हैं, 400-500 वो आते हैं रेज्यूमे और फिर एक टास्क असाइन कर देते हैं उनको। देन वो पूरा प्रोजेक्ट उनसे करवा लेते हैं, देन लास्ट में बोल देते हैं कि तुम सूटेबल नहीं हो ब्रांड के लिए। मैं भी उस चीज़ की शिकार रह चुकी, मैं क्या बोलूँ। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बना। मैं उनको एक सीधा रिकमेंडेशन देता हूँ, ड्रिबल बिहेंस पे जाओ, कॉपी करो तो फिर इम्प्लीमेंट करो। मैं थोड़ा सा अलग बताती हूँ। थोड़ा इंटर्नशिप्स के ऊपर ब्रीफ करोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज माय पॉडकास्ट नंबर 2 और ये पूरा पॉडकास्ट होने वाला है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के ऊपर। ठीक है, तो फिर आप अपना पहला अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप क्या करते हो, कैसे आपने ये लेवल पे आए हो। तो मैं अभी तो करंट में कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर से बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन मेजर इन यूज़र एक्सपीरियंस परस्यू कर रही हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है और अभी तक मैंने 2 इंटर्नशिप्स करके रखे हैं। अभी मतलब आप 4th ईयर के अंदर हो और आपने क्या डिग्री ली थी? बीडेस मेजर इन यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नॉन डिग्री स्टूडेंट नॉन डिज़ाइनिंग डिग्री स्टूडेंट और डिज़ाइनिंग डिग्री स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है अगर वो डिज़ाइनिंग परस्यू कर रहे हैं दोनों? तो सिर्फ मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि वो लोग अगर सेल्फ टॉट है तो फर्स्ट थिंग उनको फीडबैक का इशू आता है कि उनको फीडबैक देने वाला कोई नहीं होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे इसमें हम कोई रिटन एग्जाम्स नहीं देते हैं, हम लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं जिसमें हमको हर एक इंडस्ट्री को एक लेनी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम फाइंड करनी रहती है एंड देन उसको डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना रहता है। तो ऐसा वो पूरा चलता है। तो इसके थ्रू हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, प्लस जो जूरी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं और वो लोग हमको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं इन सब चीज़ों में। तो हमारा 4 इयर्स का जो प्रैक्टिस होता है वो एक सेल्फ टॉट का नहीं हो पाता और उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस केस में। ठीक है, अगर कोई 12th पास है, उसका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है बहुत अच्छे से एंड उसको परस्यू करना है डिज़ाइनिंग, तो वो क्या करे? पापा की बात मान ले कि यार ये डिग्री कर लो, अच्छी है, जैसे मेरे को बोला था बीटेक कर लो, वो अच्छा है। देन उसके बाद में अगर उसको डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको बी डिज़ाइन करना चाहिए, जो भी आपका क्या राय है? देखो ऐसा ही कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया था सबने कि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है, अपने को नहीं करना चाहिए क्योंकि अपन मिडिल क्लास वाले हैं, और एक्चुअली में होती भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम 12th पास हो तो तुमको तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड परस्यू डिज़ाइनिंग, क्योंकि उसका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो कोई एक कोर्स या एक बूट कैम्प नहीं दे सकता। तो ये ROI क्या आ जाता है डिज़ाइनिंग पे? जैसे कि मैंने डिज़ाइनिंग डिग्री करी 4-5 जो भी लाख रुपए लगे, देन रिटर्न में कितना मिलता है? एक बार मैंने अभी ग्लासडोर पे, ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए रहता है तो मैं ग्लासडोर पे जाके चेक करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे बैंगलोर में जॉब करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो मैंने वहाँ पे चेक किया था तो बेस सैलरी आ रहा था 8 to 10 लाख। 8 to 10 लाख, विच मीन्स अराउंड 80,000 इज अ बेस्ट सैलरी, बेस सैलरी है। हाँ, मतलब 80,000 तो है बेस्ट सैलरी। तो ये मेजर जो 80,000 रुपीज़ मिलता है ये UX पे मिलता है, UI पे नहीं मिलता ना? हाँ एग्जैक्टली। मतलब ये होता है कि तुम लोग अगर, जैसे पहले कैसे होता था कि जब इतना ज़्यादा बूम नहीं आया था डिज़ाइनिंग में, सब लोग UI के थ्रू जॉब लग जा रही थी, बट अब वो इतना इजी रहा नहीं है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, AI आ गया है तो उस चक्कर में तुम लोगों को अगर UX नहीं पता है, कोर कंसेप्ट नहीं पता है एंड यू आर जस्ट मेकिंग सम इंस्पिरेशंस एंड टेकिंग इंस्पिरेशन एंड देन क्रिएटिंग सम UI, तो वैसा नहीं चलेगा। तुमको पूरा लॉजिकली बताना पड़ेगा कि तुमने वो चीज़ क्यों करी है। अब जैसे पाथ क्या होता है, नॉर्मल कोई भी डिज़ाइनर या फिर कोई भी एक स्टूडेंट डिज़ाइनर में कन्वर्ट होता है या बनना चाहता है तो क्या करता है? फर्स्ट वो UI सीखता है, देन बाद में जैसे जैसे UI सीख गया देन फिर वो देखता है कि थोड़ा बहुत UX भी कुछ होता है, UX को परस्यू करता है बहुत कम। तो तुम्हारा इसमें क्या रोड मैप रहेगा कि तुमने कैसे किया एग्जैक्टली? देखो वैसे तो मैंने डिज़ाइन डिग्री करी, बट मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था जिसमें मैं NIT और IIT के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो उस 1 साल में जो है उनने मुझे फाउंडेशन सारा सिखाया था, बट ये उसमें कंफर्म नहीं होता ना कि आप कौन सी डिज़ाइनिंग परस्यू करोगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक बेस लेवल पे या सबका सेम कॉमन प्रिपरेशन होता है। तो तब मुझे तो ये क्लियर था कि मुझे UX डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैंने जो गूगल का UX डिज़ाइन वाला कोर्स था मैंने वो लिया था, तो उससे मुझे एक बेसिक नॉलेज समझ आ गया था बिफोर विजिटिंग कॉलेज कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। तो जब मैंने कॉलेज विजिट किया तो तब मुझे ये चीज़ समझ आई कि खुद से तुम बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में चले जाओ या तुम सेल्फ टॉट बन जाओ या तुम 3rd tier कॉलेज में रहो, तुमको खुद से एफर्ट्स मारने ही पड़ते हैं। विदाउट एफर्ट्स नहीं पहुंच सकते आप। तो मेरा एकदम फुल फ्लैश प्लान था जिसमें मैंने सोचा था कि मैं 2nd ईयर से इंटर्नशिप करूँगी, 1st ईयर पूरा कॉलेज को दूंगी एंड देन इंटर्नशिप्स करूँगी, क्योंकि रेज्यूमे जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी जॉब होगी।
तो इसलिए अभी तक मैंने 2 इंटर्नशिप करी हुई है। तो इस केस में मैंने ये किया था कि जो कॉलेज से पढ़ाते थे वो तो मैं पढ़ती ही थी, बट उसके अलावा मैंने पूरा मेरा एक रोड मैप बना के रखा था जो मुझे गूगल के सर्टिफिकेट कोर्स से पता चला था कि ये सारी चीज़ें होती है। तो उसमें मैं यूएक्स आधा टाइम पढ़ती थी एंड यूआई पढ़ती थी, और यूआई में मैं जो यूएक्स है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ ये चीज़ करती थी। समझा। तो लाइक यूएक्स में लोगों को लगता है खाली यार अपने को खाली एक पर्टिकुलर चीज़ पर रिसर्च करनी है और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसको कैसे डिफाइन करते हो आप? लाइक मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि यार यूएक्स तो कुछ करना नहीं है, रिसर्च तो हम बता देते हैं ना, हमें पता है ना नॉलेज इंडस्ट्री का क्या है, हम बता देते हैं क्लाइंट क्या काम करेगा। तो उस केस में आप क्या बोलना चाहोगे उनको कि लाइक नहीं यार यूएक्स इंपॉर्टेंट है, यूएक्स के अंदर और भी क्या चीज़ आती है? ठीक है, देखो जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं, अगर क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो उनको सिर्फ उनके कॉम्पिटिटर्स पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बट अपन जो यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं वो यूज़र्स के बारे में भी सोचते हैं एंड बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं। तो दोनों टाइप की रिसर्च करने की जवाबदारी अपनी इसलिए ही दी गई है क्योंकि उसमें इतनी सारी टेक्निक्स है। उसमें आप कैसे ये चीज़ फाइंड आउट करोगे कि यूज़र को क्या दिक्कत हो रही है, बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो ज़रूरी तो होता है। तो उसके लिए पिच ऐसी देना जिससे क्लाइंट कन्वे हो जाए, तो उसमें यूज़र सेंट्रिक बातें भी करनी पड़ती है और बिजनेस सेंट्रिक बातें भी करनी पड़ती है। सिर्फ यूज़र से वो लोग ऐसा मानते तो नहीं है। पर आपका क्या ओपिनियन है कि यार लास्ट मोमेंट पे कलर चेंज करवा देते हैं क्लाइंट? ये तो अब क्या ही बोले उनको, मतलब अपन अपनी पूरी साइकोलॉजी लगाते हैं, सब लगाते हैं, बट इन दी एंड उनको उनके मन का चाहिए रहता है और अपन बोल नहीं सकते उस केस में क्योंकि अपन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके पास, दैट्स व्हाई। अच्छा, कभी आपने एक चीज़ सोची है कि यार ये क्लाइंट मेरे को ये चीज़ बोल रहा है और ये चीज़ सही है एक्चुअल में? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मीम्स बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे वो ये बने हुए हैं कि क्लाइंट हमेशा गलत ही बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे तो अब जब जितने क्लाइंट्स थे, अगर वो मुझे कुछ फीडबैक दे रहे हैं तो मैं उसमें ऐसे डायरेक्टली उनको नहीं बोल दूंगी कि हाँ आप सही बोल रहे हो। मैं उनको बोलूँगी कि मुझे टाइम दो इस बारे में सोचने का, देन मैं मेरी रिसर्च करती हूँ कि उनके कॉम्पिटिटर्स ये कर रहे हैं, तो सिर्फ यही देख के तो वो ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं, वो किस पर्पज़ से बोल रहे हैं, उनका पर्पज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कि जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि वो गलत बोल रहे हैं कम्प्लीटली। चलो सही है, मतलब क्लाइंट्स एक्चुअल में गलत नहीं बोलते हैं, खाली मीम्स है। हाँ, मतलब हाँ। चलो ठीक है। जैसे आपने अभी एजुकेशन कर रहे हो, आप 4th ईयर के अंदर हो और आपने बोला आपके 2 इंटर्नशिप्स पहले हो चुकी है, तो थोड़ा इंटर्नशिप्स के ऊपर ब्रीफ करोगे कि इंटर्नशिप्स किस बेसिस पे थी, आपने क्या करा था इंटर्नशिप में? ठीक है, तो सबसे पहले एक ये भी होता है लोगों का कि इंटर्नशिप कैसे ढूंढे। तो इसमें जो मैंने आज तक जो जॉब पोस्ट थी उससे अप्लाई करके तो मुझे भी इंटर्नशिप नहीं मिली। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि इनिशियली तुम एक फ्रेशर हो, कंपनीज नहीं लेती इतना इजीली। तो और पहली चीज़ ये होती है कि स्टार्टअप्स में टारगेट करना चाहिए, वो लोग फिर भी ले लेते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी ज़रूरत भी उस टाइप की होती है एंड तुम लोगों से वो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो मैंने रेफरल के थ्रू ली थी। मेरे फ्रेंड उस कंपनी में जॉब करते थे एंड मैंने उनको बोला कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये रेज्यूमे है, इफ कुछ हो सकता है तो फिर उन्होंने दिया था एंड देन सब कुछ हुआ था, इंटरव्यू वगैरह, एंड फिर लग गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे वो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप था, तो उसमें तो क्या डिज़ाइन प्रोसेस क्या कुछ उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट कि ये काम है, ये कॉम्पिटिटर्स है, आप बस इसका बना दो, तो वैसा वाला सीन रहता था। बट जब मेरी इंटर्नशिप एंड हो रही थी तब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे इस चीज़ को लेके कि क्या होता है डिज़ाइन प्रोसेस। लर्निंग्स तो उनको चाहिए थी कि हम कैसे हमारी कंपनी में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ थी। बट मेरा जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका था, तो फिर ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाई उस केस में। और सेकेंड इंटर्नशिप जो मेरी लगी थी वो कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू लगी थी, जिसमें मैंने 300+ ईमेल्स भेजे थे। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि इतने जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो क्राइटेरिया है वो कंपनी से मैच कर रही है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हारा जो स्किल सेट है वो कंपनी को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में मेरे इसमें 10 तो मतलब इतने रिजेक्शंस आते थे, देन फिर 10 कंपनी ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है इंटरव्यू लेते हैं ये वो, एंड देन फिर 3 में से शॉर्ट लिस्ट होके और फिर 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें मुझे पूरा डिज़ाइन सिस्टम रिवैम्प करना था। वो मेरी 5 मंथ्स की इंटर्नशिप थी और सिर्फ डिज़ाइन सिस्टम पे ही थी। ये अच्छा टॉपिक था, डिज़ाइन सिस्टम पे खाली पूरा डिज़ाइन, क्योंकि उन लोगों का कैसा था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न वो लोग फॉलो करते थे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, तो इतना ज़्यादा वो ऑनलाइन और डिजिटल पे ध्यान नहीं देते थे। बट धीरे धीरे उनको ये चीज़ लगी कि डिजिटलाइजेशन भी ज़रूरी है, तो उन लोगों ने फिर पूरा जो डिज़ाइन सिस्टम है उसको रिवैम्प करने का उनका जो पर्पस था, जिसके लिए उन लोगों ने मुझे हायर किया था। अभी मैं एक चीज़ पूछ रहा था, लाइक जैसे आपने अभी बोला कि आपने ये इंटर्नशिप्स करी, आपने इसमें कोल्ड मेल्स भी करे, आपने कुछ लाइक जो कुछ
पहले से प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जाके भी अप्लाई किया होगा एंड देन आपको एक इंटर्नशिप मिली। जो एक नया बंदा है, ठीक है, वो भी यही वे से अप्रोच करेगा कि कुछ उसने लाइक कहीं पे अपना जॉब पोस्टिंग डाल दिया, देखा, मैसेज कर दिया, मतलब यही सारे प्रोसेस जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं वही सारे आपने फॉलो किए थे? हाँ किए थे। तो वही बोल रही हूँ मैं कि जो जॉब पोस्टिंग होती है ना उसमें मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे 500-600 लोग अप्लाई करके बैठे होते हैं। मतलब आप फ्रेशर हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप है तो नहीं लग पाती। बट जब अपन कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, एनवेंट में जो मेरी सेकंड इंटर्नशिप थी उनकी कोई जॉब पोस्ट थी ही नहीं। कुछ कंपनीज इंटरनल हायरिंग भी करती है तो वो अपने को कैसे पता चलेगा। तो वो कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू मैंने मेल निकाला एचआर का एंड देन मैंने उनको मेल किया, तो उनको चाहिए थी ज़रूरत एंड देन वो ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है, तो इसलिए वो ट्राई करना पड़ता है। इससे कंपटीशन काफ़ी कम हो जाती है। आपने वो ईमेल कहाँ से निकाला? लाइक कुछ स्क्रैपर्स यूज़ करे थे ईमेल्स? सॉरी, ये लिंक्डइन से निकाला था? कहाँ से निकाला था? लिंक्डइन से। लिंक्डइन से ही? हाँ। और एक चीज़ मैं पूछ रहा था कि अभी एक ट्रेंड बना हुआ है कि छोटे स्टार्टअप क्या करते हैं, हायरिंग के नाम पे बंदों को निकालते हैं, लाइक हायरिंग काइंड ऑफ निकालते हैं, देन उसमें उनके पास में 400-500 वो आते हैं रेज्यूमे, और फिर एक टास्क असाइन कर देते हैं उनको कि ये टास्क है तुम्हें करना है। और वो टास्क ऐसा होता है जो पूरा प्रोजेक्ट होता है। देन वो पूरा प्रोजेक्ट उनसे करवा लेते हैं, देन लास्ट में बोल देते हैं कि तुम सूटेबल नहीं हो ब्रांड के लिए, और इधर करके निकाल देते हैं, बट स्टिल उनको वो पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो ये काइंड ऑफ जो स्कैम चल रहा है, इसके ऊपर कुछ टिप्पणी? मैं भी उस चीज़ की शिकार रह चुकी, मैं क्या बोलूँ क्योंकि जब इंसान के पास कुछ होता नहीं है ना, मतलब ये सबके साथ हुआ है? जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना तो वो हर जगह हाथ पैर मारता है। अब उसको ऐसा लगता है कि अपन ने नहीं कंप्लीट करके दिया तो क्या होगा। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं मुझे खुद को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने तो जॉब पोस्ट पे अप्लाई करना ही बंद कर दिया। और एक और इसका बचने का ये तरीका हो सकता है कि सबसे पहले आप एचआर से या तो कॉल पे बात करो या आप मीटिंग लो कि एक बेस आप हमारे बारे में थोड़ा तो जानिए, डायरेक्ट क्यों आप हमसे ये करवाना चाहते हैं, तो फिर शायद वो स्कैम ना हो। क्योंकि जब मैं कोल्ड ईमेलिंग करती थी तो बट अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचे अपन, उनके पास में 500-600 कैंडिडेट आ चुके हैं, उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए यार जो उनके लिए एक्चुअल में काम करता हो, ठीक है। अब वो 500-600 से तो मीटिंग करने से रहे, तो वो एक प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को हायर करा, तो हमारा भी प्रोसेस ये रहता है कि हम पहले प्रोजेक्ट देते हैं, बट उसके बाद में जो होता है ना कि क्योंकि होता क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम 500 बंदे आते हैं, उनमें से 10 बंदे ही होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रेशियो मैंने देख रखा है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट पहले दिया जाता है कि वो 10 बंदे हैं, हमें खाली उन 10 बंदों से मीट लेनी है। तो ये रहता है प्रोसेस कंपनी के एंड से, बट फिर भी उनके बीच में फ्रॉड कर जाता है बहुत सारे लोग। तो ये तो या फिर प्लेटफॉर्म या तो पर्सन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इंटर्नशाला पे तो मैंने ये चीज़ बहुत, मतलब उसकी कंपनी को हाँ, रिव्यू right. करके। जैसे इंटर्नशाला पे तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग मैसेज करते हैं। इंटर्नशाला बना ही इसके लिए। नो कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा होता है। बट लिंक्डइन पे तो ऐसा शायद ही, मेरे साथ तो नहीं हुआ। और मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे मैं कोल्ड ईमेलिंग करती थी तो वहाँ पे एटलीस्ट वो मेरे से बात कर रहे हैं। अगर इंटर्नशाला पे मैं, अगर उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, अब मैंने उनको मैसेज रिप्लाई बैक भी किया, बट स्टिल उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है उनका। दे विल लाइक इग्नोर, हमको कोई मतलब ही नहीं है, आप कौन वो ऐसा हो जाता है। बट अगर मेल पे बात कर रहे हो, लिंक्डइन पे बात कर रहे हो, क्योंकि लिंक्डइन थोड़ा अभी भी थोड़ा सीरियस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीरियस लोग ही आते हैं जिनको सच में कुछ करना है। अभी लिंक्डइन पे भी तो वीडियो वाला हाँ, फीचर आ वो गया तो है। थोड़े टाइम में वो भी इंस्टाग्राम बन जाएगा, तो अपना तो फायदा ही है। हाँ ठीक है। तो मतलब आप मेजरली आप जो भी किसी भी कंपनी को अप्रोच करते थे उनके लिंक्डइन से अप्रोच करते लिंक्डइन से मतलब बहुत सारे तरीके हैं मेल निकालने के, कि जैसे अगर आपको यूएक्स डिजाइनर लिखना है तो बहुत सारे ट्रिक्स है, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने डाल के रखे हैं। ठीक है, वो तो हाँ लोग देख लेंगे जिनको करना होगा। एग्जैक्टली। अरे मतलब मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स है, सिर्फ डिजाइनिंग की बात नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स इंजीनियर्स भी है, तो उनको भी इंटर्नशिप नहीं लग रही है। उनका ये पॉइंट है कि जॉब ही नहीं चल रही, अरे रिसेशन चल रहा है, उनका यही। मैंने देखो ऐसा नहीं होता है आज के टाइम पे ना, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है कि एक बंदे ने वो बात बोल दी तो वो जगत के लिए वही बात हो जाती है। बट पहले भी ये सीन तो होगा ही, अपने पेरेंट्स के टाइम पे जब इतना सोशल मीडिया था नहीं, वो लोग ग्रुप में ये बात बोलते होंगे, कितने जनों को पता चलती होगी, 5 लोगों को, 10 लोगों को। बट आज सबको बहुत, मतलब जैसे अगर मैंने कुछ बोल दिया और वो वायरल हो गई तो सबको यही बोलेगा, हाँ, फिर यार ऐसा हो रहा है इसलिए जॉब नहीं लग रही। तो मैंने ये मेंटेलिटी मैंने बोला ये मेंटेलिटी बन चुकी है, ये तुम्हारे ब्रेन में प्रॉब्लम है कि तुम ऐसा सोचते हो, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है, उनकी तो जॉब लग रही है, तुम नहीं लगा रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब मैं उनको बताई कोल्ड ईमेलिंग का, उनने
बता रही हूँ, मुश्किल से 100 लोगों को भी मेल नहीं भेजा होगा मैंने। तो उनको उनके हाथ में रख दिया, ये लो मेल आईडी भेज दो, क्योंकि अपन लोग तो साथ में ही काम करते हैं, इंजीनियर्स जहाँ पे होंगे वहाँ डिजाइनर्स तो होंगे हाँ ही। वहाँ तो मैंने, होंगे। ये लोग कर लो, बट दे भी लाइक कि नहीं आते हैं, रिप्लाई ही नहीं आते हैं, हमारे तो एक भी इंटर्नशिप नहीं है, तेरी थी इसलिए तुझे मिल गई। मैंने, ऐसा नहीं होता है मेहनत तो करनी ही पड़ती है। नहीं वो इम्पोर्टेंट होता है, जितना तुम बल्क में आउटरीच करोगे उतने तुम्हारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट क्या लगता है कि कभी कभी एकदम ऑन पॉइंट आउटरीच करना भी इम्पोर्टेंट है। लाइक किसी को आपने मतलब 300 ईमेल भेज दिया और 300 कंपनी ऐसी है जिनको कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर थोड़ा इसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। जैसे अपने इसमें वो बहुत फेमस तरीका है डिजाइनिंग में कि जैसे मान लो कि स्विगी को अपन भेज रहे हैं, तो स्विगी तो अपन रोज चला रहे हैं, तो उसमें फिगर आउट करो कि क्या अभी तुमको गलत लग रहा है, एंड देन उनको प्रपोज करो, और तरीके से ट्राई करो। जरूरी नहीं कि एक तरीका ही वर्कआउट करेगा, वो मेरे लिए क्या है, हो सकता है जरूरी सबके लिए ना करे, या हो सकता है मैं थर्ड इंटर्नशिप ढूंढूं तो वो तरीका मेरे लिए फिर से काम ना करे। तो वो फिगर आउट तो करना ही पड़ता है। ठीक है। तो अभी जैसे अगर मेरे को अभी यूएक्स के अंदर जाना हो किसी बंदे को एकदम इनिशियल लेवल से, तो उसको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए? ठीक है, लाइक पहले क्या चीज़ करनी चाहिए यूएक्स के अंदर? बिकॉज यूआई के अंदर तो बहुत सिंपल है, ड्रिबल बिलेंस पे जाओ, कॉपी करो, टूल सीखो, डिज़ाइन करो, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। बट यूएक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? कैसे उसको मतलब वो आइडियोलॉजी आनी चाहिए कि कैसे वो यूज़र रिसर्च करे, कैसे यूज़र पर्सोना बनाए, वो सारी चीज़ें कैसे करे वो? देखो काफी सारे यूट्यूब वीडियोस तो है ही, तो उसका तो कोई वही नहीं है, बट इट्स जस्ट कि ना, जिसको करना होता है वो कैसे भी कर लेता है। बट पाथ अपने को ऐसे निकालना रहता है कि सबसे सिंपलेस्ट वे बताती हूँ, शायद ही किसी ने बताया होगा कि मेरा खुद का था, कि मुझे जितनी डिज़ाइन प्रोसेस पता थी उतनी डिज़ाइन प्रोसेस मैंने लिख ली, एंड उस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर मैंने ये फिगर आउट किया कि इसमें कितनी टेक्निक्स आती है। जैसे आइडिएशन में माइंड मैपिंग हो गया, कार्ड सॉर्टिंग हो गया, स्केचिंग, रैपिड स्केचिंग हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो इसमें से मैं एक एक करके वो टेक्निक सीखने लग गई इन डेप्थ। ऐसा कोई फ्लो नहीं दिया मैंने कि पहले प्रिंसिपल सीखो फिर ये सीखो वो सीखो, क्योंकि वो इन जनरल आते ही जाता है उसके अंदर, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो नॉर्मली आप एक डिज़ाइन प्रोसेस लो, जैसे 5D जो नॉर्मल है अपने, वो ले लो, फिर उसके अंदर ये देखो कि उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू अपन ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और उनको इन डेप्थ पढ़ते जाओ और इम्प्लीमेंट करते जाओ। ऐसे आप यूएक्स काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे आपने बता दिया कि लाइक यूएक्स कैसे सीखें या क्या रहेगा, बट एक और दिक्कत आती है कि लोग सोचते हैं यार यूएक्स को मर्ज कैसे करें यूआई के अंदर। अच्छा, तो इसमें देखो, जैसे मैं बताती हूँ कि जब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ तो जूरी को मेरा एक वे प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा लगता है। ये उनने मुझे बोल के बताया कि जैसे अगर मैंने लास्ट में तो अपन अपना फाइनल यूआई दिखाते हैं कि हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो उसके अंदर मैं ये चीज़ बताती हूँ कि ये मैंने ना इसलिए किया क्योंकि इसमें ये वाला प्रिंसिपल यूज़ हो रहा था। ये मेरा बताने का तरीका जो रहता है ना, तो उनको ये चीज़ समझ आती है कि अच्छा मैंने ये सोच के इम्प्लीमेंट किया होगा, जो कि रहता है। आइडिएशन में मैं ये सोचती हूँ कि पहले तो मेरी एक मतलब ऐसा व्हाइट बोर्ड बना लेती हूँ जिसमें जितने सारे प्रिंसिपल्स है, जितने फिलोसॉफीज है कि ऐसा होता है या साइकोलॉजी है, वो सारे मैं लिख लेती हूँ। एंड देन क्या उस चीज़ में हेल्प करेगा वो चीज़ होती है। क्योंकि जैसे आइडिएशन में ना 2 टाइप का करती हूँ, एक तो अपन वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ का आइडिएशन होता है, एंड दूसरा चीज़ कि मैं उसको क्रिएटिवली कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो 2 आइडिएशन करती हूँ मैं। तो जो दूसरा आइडिएशन होता है वो दिखाने वाला नहीं होता है, वो खुद के लिए होता है। मतलब आप पहले से डिफाइन कर लो तो कि ये चीज़ें होती है एंड मेरे ऐप के क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो मैच करती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो तुम्हारे एप्लीकेशन में होना ही चाहिए। जैसे बोलते हैं यूरिस्टिक एवेल्यूशन जो होते हैं, वो तो तुम्हारे इसमें एक मस्ट है, जो होना ही चाहिए। फिर बाद में जो आती है वो तो तुम रिसर्च एंड आइडिएशन इसके थ्रू करोगे, बट बेसिक चीज़ें तो होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और अगर अपन बात करें कि लाइक आपका जो प्रोसेस, डिज़ाइन प्रोसेस है, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए कि आप वायर फ्रेम्स पहले बनाते हो, उसके पहले क्या रिसर्च करते हो, थोड़ा और इन डेप्थ कि एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है उसकी आप रिसर्च कैसे कर रहे हो, क्या आइडिएशन रहती है आपकी? बिकॉज नॉर्मली क्या सोचते हैं कि यार तुमने एक रिसर्च करी, वायर फ्रेम बनाया, यूआई बनाया, ख़त्म, यही काम होता है। आपका पूरा फ्लो क्या है? मेरा भी प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट हाँ, पे ले लो। रूरल इंडिया पे मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसके बारे में बात करते हैं कि मैंने वो कैसा वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको ये मिली थी कि रूरल इंडिया में हमको जाके विजिट करना है, कोई प्रॉब्लम लेनी है और उसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। क्या लोगे, किस पे लोगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कोई एक विलेज में गए थे, छत्तीसगढ़ में ही है वो विलेज। तो वहाँ पर हम गए थे, हमने वहाँ पे फर्स्ट विजिट किया, जिसमें हमने पूरा उनकी लाइफस्टाइल, वो लोग कैसे जी रहे हैं, क्या चीज़ की उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका डेली लाइफस्टाइल क्या होता है, ये सब कुछ ऑब्जर्व किया, लोगों से बातचीत करी।
तो उसमें वाटर स्कैरसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ों को लेके तो दिक्कत आई थी। बट ये सब ना विकेट प्रॉब्लम्स है, इसका कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ पे तो नहीं मुझे काम करना था, क्योंकि विकेट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो चलती जाती है, एंडलेस होती है। तो फिर अब क्या करें, तो हमने फार्मिंग का एक लिया, जिसमें फिर हमको दिखा कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जो हमने पहला रिसर्च किया उसको आके फिर हमने पूरा इंसाइट्स को निकाला, एनालाइज किया, तब हम ये सोच रहे थे कि हम किस चीज़ पे काम करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ पे काम करना चाहिए। तब फिर हम आए कि अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करना चाहिए। एंड देन फिर अब ऑर्गेनिक फार्मिंग ले तो लिया, बट अब वापस से हमको विजिट करने जाना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस करने के लिए, उनके पेन पॉइंट्स जानने के लिए, फ्रस्ट्रेशंस जानने के लिए। तो हम फिर से विजिट करें, और इस बार सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि जैसे वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो फार्म रहता है वो 3 साल तक इतना ज़्यादा जो सॉइल होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण वो उधर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। उसके लिए उनको 3 साल तक उस फार्म पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इतना बड़ा गैप में वो लोग क्या करेंगे, अर्न कैसे करेंगे, ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो हम लोगों ने अर्बन और रूरल को कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो कोविड के बाद जैसे जो अपना कॉन्शियसनेस है खाने को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि सबको अच्छा खाना चाहिए। मतलब भले ही महंगा हो, बट हमको अच्छा चाहिए, क्लीन चाहिए, हाइजीनिक चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने उस पॉइंट को पकड़ लिया कि इसलिए अपन इस चीज़ को ना आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर हमने अर्बन का ये सोचा कि मतलब अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल ही लेंगे, पर फिर भी मिडिल क्लास तक पहुंचाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक फूड जो अपने वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं। तो फिर हम लोगों ने वो सोचा, तो एक ग्रुप था, उसमें हमने एक डिवाइड कर दिया अर्बन में, एक को डिवाइड कर दिया रूरल में, जिसमें हम पूरा रिसर्च कर रहे थे इन डेप्थ, सेकेंडरी प्राइमरी दोनों। और फिर उसमें कॉम्पिटिटर्स भी देखे कि कौन से हैं। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आए कि अच्छा ये अपने पास इंसाइट्स हो गए, ये प्रॉब्लम है जो अपने को सॉल्व करनी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अम्ब्रेला होता है वो, उसको नीच डाउन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अब किस चीज़ पे काम करना है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वही स्टार्ट किया आइडिएशन की कैसे हो सकता है। लाइक मतलब पहले डिफाइन कर दी ना प्रॉब्लम, जब हमने नीच डाउन किया तब डिफाइन कर दी कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। उसके बाद आइडिएशन किया कि कैसे कर सकते हैं। तो उस पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो यूज़र साइड का एप्लीकेशन होता है, जैसे स्विगी का आप अपन जो यूज़ कर रहे हैं यूज़र साइड, वो अपने को समझ आता है कि अच्छा इसमें अपने पास 10 इंस्पिरेशन है कि अपन वो CUI को कैसे बना सकते हैं। पर जो जैसे मान लो कि जो इंसान लेकर आ रहा है, जो डिलीवरी बॉय लेकर आ रहा है आपके पास, उसको जो इंटरफेस दिख रहा है वो तो अपने को पता ही नहीं कैसे दिखता है। तो उस केस में मैं ऐसी हो गई कि अरे कैसे बनेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने यार अभी तक तो अपन यूजर सेंटर बनाते थे जो अपन यूज कर रहे हैं, ई-कॉमर्स यूज कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो सब यूज कर रहे हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन बनाना काफी मतलब ईजी है। तो उसमें हाँ, तो उसमें मेरे लिए ऐसा हो गया कि नहीं ये थोड़ा टफ है, और फिर मुझे ऐसा लग गया मैंने एक क्यों ले लिया हम सब एक साथ, और मैं टीम लीड थी, सब मेरा मुंह देख रहे कि तूने बोला कि लेना है, तेरा डिसीजन था। मैंने यार क्या करूँ। तो फिर उसके बाद इन दी एंड तो सोल्यूशन तो मुझे ही निकालना पड़ा। होता है थोड़ा प्रेशराइजेशन आता है कि क्या करें। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे घर में सामने उनका स्विगी से वो टाई अप है, वो लोग कुछ खाने वाने का बनाते हैं, मतलब उनका वो है क्लाउड किचन, हाँ क्लाउड किचन है उनका। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि मेरे को ना आपका फ़ोन देखना है, और मैंने उनका ऐप देखा तो इतना कंप्लीट डिफरेंट ऐप था ना कि जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा होता होगा। और फिर मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए एंड देन फिर उसको फिग्मा फाइल पे रख दिया, एंड देन फिर से मीटिंग करी और बताई कि देखो ऐसा इनको दिखता है, अब अपन कैसे कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली हमने जो इसमें आइडिया सोचा था वो ये था कि जैसे अब अगर अपन रूरल की बात करें और अपन उनको बोले कि आपको एक ऐप के थ्रू ये सेल करना है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लिटरेसी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम आई, तो अब क्या करेंगे। तो फिर उसमें ये सोल्यूशन निकला कि पंचायत जो होते हैं वो फिर भी एजुकेटेड होते हैं, उनको आजकल फ़ोन यूज़ करना आता है। तो मैंने बोला जो पंचायत है वो एप्लीकेशन यूज़ करेगा, और पंचायत से जो फार्मर्स रहेंगे उनका जो वो रहेगा वो सर्विस बेस्ड रहेगा। मतलब समझ रहे हो, सर्विस बेस्ड भी है और एप्लीकेशन एक डिजिटल भी आ रहा है इसमें, मतलब 2 चीज़ें मर्ज होके ये बिजनेस आइडिया बन रहा है। तो सिर्फ हमारा सोल्यूशन जो था वो UI बेस्ड नहीं था, वो सर्विस बेस्ड भी था। तो उसमें हमने ऐसा रखा कि जो फार्मर्स, हाँ जो अपने ये है पंचायत है, वो फार्मर्स से कनेक्ट करेंगे, ये लोग सब्जियां लाके पंचायत को देंगे, और हमारा जो ऐप रहेगा तो उसमें जो भी बंदा आएगा, ट्रक आएगा, वो आएगा
पंचायत के पास, ये उनसे सारा सामान लेगा और एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें दिखेगी, कितने का ऑर्डर है, क्या है, वो ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे हमारे पास। और जैसे इंस्टामार्ट का जो वेयर हाउस होते हैं, उस टाइप के वेयर हाउस होंगे जिसमें ये चीज़ें स्टोर होगी, और स्टोर होके देन वो अर्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे करके हमने ये पूरा बनाया था। तो इसका जो प्रोसेस था, तो वही जो डिज़ाइन प्रोसेस था उसमें आइडिएशन तक तो मैंने बता दिया था कि ऐसे आइडिएशन किया। देन वही वायर फ्रेम जो हमने इंस्पिरेशंस लाए, उसमें से हमने सोचा कि इसको काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी उनको कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। प्लस लैंग्वेज का वो इशू, तो वो ऐप पूरा हिंदी में बना था, इंग्लिश में नहीं था। और उसका मतलब कौन सी फिर वो टाइपोग्राफी होनी चाहिए हिंदी में जो सूटेबल होगी, इस चीज़ पे भी आइडिएशन अलग लगाता। मतलब हर चीज़ के आइडिएशन के पार्ट अलग होते हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से डिज़ाइन प्रोसेस चलती है। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है मैथ्स का कि अपन ने उसमें वैल्यू डाल दी एंड सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। तुमको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से क्या रिक्वायर्ड डिज़ाइन प्रोसेस लगेगी, वो काफ़ी ज़्यादा ट्विक भी हो सकती है, वो रिपीट भी हो सकती है। कि हो सकता है डिफाइन के बाद आइडिएशन आ जाए, आइडिएशन के बाद डिफाइन अपन वापस कर दें, क्योंकि एक बार जो डिफाइन कर रहा है हो सकता है आइडिएशन पे अपने को वो चीज़ फील हो कि यार और ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें तो ये भी आ सकता है, तो वो तो वापस रिपीट हो गया। इसलिए तो डिज़ाइन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एडाप्टेबल होती है, जिसमें तुमको डिपेंड करता है कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फिर भी एक समरी ये हो गई कि आपने पहले एक प्रॉब्लम को नीश डाउन किया कि क्या क्या चीज़ें अपन उसमें इंप्लीमेंट करें, काइंड ऑफ साइट मैप बोल सकते हैं, ठीक है। देन साइट मैप के बाद में आपने उसकी प्रॉपर यूज़र पर्सोना को रिसर्च किया कि लाइक यूज़र्स कैसे बिहेव कर रहे हैं या यूज़र्स को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी अगर अपन ये ऐप लॉन्च कर रहे हैं। देन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया सर्विस से, आपने एक सर्विस इंटीग्रेट करी बीच में, ठीक है। देन जैसे आपने सर्विस इंटीग्रेट कर दी, अब आपने बोला कि ठीक है अब अपन एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, तो एप्लीकेशन पे आपने उसके वायर फ्रेम्स और उसकी फिर डिज़ाइन करी। तो काइंड ऑफ ये फ्लो रहा आपका। हाँ, तो इसमें यूआई भी, मतलब जो सोल्यूशन था वो यूआई भी था और सर्विस बेस्ड भी था, दोनों चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ यूआई है तो यूआई ही होगा, उसके बीच में क्या आ सकता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए डिज़ाइन प्रोसेस एग्जैक्टली। और ये तो अभी इतना छोटा लग रहा है, और एक्चुअली कॉलेज लाइफ में ये हमारा 3-4 महीने का प्रोजेक्ट होता है। जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसमें हमको मिल जाता है, और पूरे 4 महीने जो मिलते हैं सेमेस्टर के, तब तक ये पूरा खत्म होता है। और अगर आज किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो ना, तो वो 1 महीने में बना देंगे। और वो क्या करेंगे, वो बिहेंस पे नहीं, वो बिहेंस पे जाएंगे, बिहेंस पे डिज़ाइन प्रोसेस देखेंगे, और सबका डिज़ाइन प्रोसेस सेम है। एक यूज़र पर्सोना, एक एम्पैथी मैप, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वायर फ्रेम और यूआई खत्म। ये चीज़ उनकी रहती है, और ऐसा होता नहीं है। अगर आप ये चीज़ लेके आज के टाइम पे रिक्रूटर के पास जाओगे, वो आपको रिजेक्ट ही करेंगे, क्योंकि इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी। और दूसरी चीज़ आती है स्टोरी टेलिंग की। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने डिज़ाइंस, आपने जो डिसीजन लिया आप उसको कैसे कन्वे कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप उनको पागल तो नहीं बना सकते। ये तो क्लियर है। ठीक है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी आपने यूआई के अंदर बहुत क्रिएटिव चीज़ बना दी, लाइक आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही क्रिएटिव है, देन उसका यूज़ केस कुछ नहीं है बस। हाँ, ये मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग में होता था, क्योंकि हर एक चीज़ को ये ना मैथ होती है कि अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है यूआई यूएक्स। तो अपन सिर्फ एक यूआई दिखा देते हैं, मैंने ये हम करते हैं, तो ऐसा लगता है ना जितना सुंदर बनाएंगे उतना सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, उतना अच्छा होगा। हाँ, तो मुझे भी वो चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि कैसे और क्रिएटिव बनाऊँ, एनिमेशंस लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ। पर इन दी एंड जब जूरी होती थी ना, वो लोग मुझे बोलते थे कि इसका यूजेबिलिटी है क्या। मतलब आप बताओ, वो मुझे क्वेश्चन करते थे कि आप ही बताओ ऐसा मतलब जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट है जो ये चीज़ कर रही है। या आप अगर जैसे मान लो, मैंने ऐसा कुछ तो ई-कॉमर्स में बनाया था जहाँ तक मुझे याद है, उसमें मैंने पूरा ऐसे प्रॉपर जो अपना फाइनल होता है ना, फाइनल कार्ड में जो अपन ऐड करते हैं, तो उसमें मैंने इतने खतरनाक एनिमेशंस और सब चीज़ें डाल दी थी। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ पूछी कि आप अमेजोन चलाते हो, फ्लिपकार्ट चलाते हो, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? तो आई बी लाइक कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो फिर इसका सेंस कि आपने क्यों बनाया ये चीज़। तो आई वॉज स्पीचलेस, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैंने उसमें सोचा ही नहीं यूजेबिलिटी कि ऐसा भी होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ ये लगता था कि जितना सुंदर बनेगा उतना अच्छा है, उतना सामने वाला इम्प्रेस होगा। तो ये चीज़ होती है कि अगर यूजेबिलिटी नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं है, आप कितना ही सुंदर डिज़ाइन बना लो। तो वो चीज़ एक्चुअली मुझे लगता है कि धीरे धीरे समझ आती है। अब वो पता है, ऐसी बात है कि ABCD अपन को बचपन में सिखाते, बट अपने को तब पता नहीं रहता ना कि उससे अपने को सेंटेंस बनाने रहते हैं। हाँ। तो वो धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है, एकदम से नहीं आती है। समझा। कभी एक चीज़ आपको लगी कि यार क्लाइंट जो डेडलाइन देता है वो एक्चुअल में डेडलाइन पॉसिबल ही नहीं होती, मतलब
एक दिन में मेरे को डिज़ाइन चाहिए। हाँ, नहीं होती। फिर उस केस में या तो ऐसा होगा कि या तो वो खुश हो जाएंगे या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अपन एक दिन में क्या ही करेंगे, अपन इंस्पिरेशंस लेंगे, उनके कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करेंगे, स्टडी करने में आधा टाइम चला जाएगा। तो अपन फिर से यूआई पे फोकस करेंगे, वही गलती जो हर कोई करता है। तो पॉसिबल तो नहीं हो पाता एक दिन में। ना मैं किसी को मतलब ऐसा कमिट करती हूँ कि मैं एक दिन में कर दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। देखो ग्राफिक डिजाइनिंग में तो भी मैं बोल सकती हूँ कि पॉसिबल है शायद, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा यूज़र सेंट्रिक चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। उसको तुम कितना मिनिमली बना सकते हो, कितना अच्छे से बना सकते हो, कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर ये चीज़ टाइम टू टाइम मतलब इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए वो डिसीजन लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। पर एक बिगनर को शायद टाइम लगे, बट एक जो एक्सपर्ट लेवल पे है उनको शायद टाइम नहीं लगेगा। बट अपने को यूआई बनाना है, जैसे अपने को फ्लो डिफाइन करना है, फंक्शनैलिटी डिफाइन करना है, कैसे होगा, देन इंजीनियर्स को उस चीज़ को देना है कि उनको कोड करना है। तो इतने जल्दी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाद में पूरा अगर आपने एक पेज भी बनाया है तो आपको उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन तो बनाना पड़ेगा ना, जो आप डेवलपर्स को दोगे। तो ये सब एक दिन में कैसे पॉसिबल है? समझा। फिर भी आपका टाइमलाइंस क्या रहती होगी किसी भी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रोजेक्ट को आप लेके जाते हो तब? लाइक मैक्सिमम टाइम कहाँ पे आप देते हो, यूएक्स में कि यूआई में? लोगों को थोड़ा मिथ है यूआई और यूएक्स के अंदर। देखो, मेरा तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कि यूएक्स पहले ख़त्म कर दिया देन यूआई बनाया, ये तो होता ही नहीं। मैंने जब फ्रीलांसिंग का बताती हूँ मैं, कि एक मैंने बनाया था, उसको 3 महीने लगे थे, क्योंकि वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे स्विगी जोमेटो वाली होती है ना, वैसे क्लाउड किचन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन थी जो बनानी थी। तो उसमें कॉम्पिटिटर्स कितने सारे हैं, सबको ध्यान में रखना। एंड जब मैं यूआई बना रही हूँ तो उनका ऐसा रहता है कि भले ही आप 2 पेज बनाओ, बट उतना हमको कंप्लीट करके दो। तो साथ में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को अपडेट करना रहता है, और अपनी जो डिज़ाइन सिस्टम है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि 2 आप स्क्रीन बनाओ और आगे हमको भेज दो, ताकि जो डेवलपर्स हैं वो उसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो इस सीन में करते करते मुझे उस चीज़ में 3 महीने तो लग गए थे। और कितने का प्रोजेक्ट था वो? इसमें मुझे अराउंड 50,000 प्लस मिले थे। सही है। तो ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिला था? ये कॉन्टैक्ट के थ्रू। मैंने फ्रीलांसिंग अपवर्क कभी किसी पे ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरा पर्सनल एक प्रेफरेंस है कि मुझे पहले जॉब ही करनी है। तो मुझे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो मिलते हैं मैं उसमें हाँ कर देती हूँ। एंड अभी तो कंटेंट क्रिएशंस के थ्रू भी काफ़ी आते हैं। सही है, सही है। आपके इंस्टाग्राम पे 27.5K है, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ रिसर्च किया था पहले कि जस्ट बनाना स्टार्ट किया था? मुझे तो सही बताओ ढंग से इंस्टाग्राम भी चलाना नहीं आता था। ये तो मेरी बहन से पूछती थी, अरे यार ये रील कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। बट देन फिर मैंने जब स्टार्ट कर दिया, और पहले तो मैं काफ़ी मतलब कुछ तो मैं वीडियोस बनाती थी, मतलब जो लोग बना रहे हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं उनको देख देख के कॉपी करती थी, क्योंकि बहुत सारे कोच बोलते हैं कि कॉपी करना चाहिए। बट हाँ, तो कॉपी किया मैंने, बट उससे मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला कॉपी करने पे। पर्सनली। तो उसके बाद फिर जब मैंने वो इस सीरीज स्टार्ट करी ना, तो उसमें पहला मतलब इतनी बेसिक चीज़ है ना वो, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी भी कि वो चीज़ वायरल होगी। इतनी बेसिक चीज़ जो मैं क्या सीरीज़ क्या थी? जिसमें मैं स्टूडेंट टू प्रोफेशनल डिज़ाइनर वाला स्विच कर रही हूँ। तो मैं पूरा बताऊंगी कि कैसे मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ रही हूँ, तो जो मैं पढ़ रही हूँ मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, ऐसा। मतलब बेसिकली वो एक पाथ ही है कि अगर किसी को यूएक्स डिज़ाइनर बनना है तो ये सब सीख लो, क्योंकि मैंने यही किया। उनमें से एक रील शायद मेरी फीड के अंदर आई थी। अच्छा। तो उसमें वो एक थी कि स्केचिंग एंड ड्राइंग का एक तो बेसिक सब्जेक्ट होता है, तो उस पर मैंने बनाई थी। यही आई थी मेरे फीड में। अच्छा। तो काफ़ी कॉमन थी, जिसमें शेडिंग बताई है मैंने और कुछ टेक्निक्स बताई जो कि बहुत कॉमन है। 4 साल 5 साल पहले सीखी थी मैंने वो चीज़। तो मुझे तो कभी नहीं लगा था कि वो चीज़ वायरल होगी। बट वही होता है ना कि जितना ईजी या तुमको लगता है कि वो चीज़ सबको पता होगी, पर सबको पता नहीं होती है। वो चीज़ मुझे सीखने को मिली उस चीज़ से। हाँ, नहीं एक्चुअल में बहुत बार ये चीज़ भी होती है। मेरे को भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मेरे को लगता है यार ये तो क्यों पूछ रहे हो तुम, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। बट स्टिल उनके क्वेश्चन उनको कुछ आइडिया नहीं होता करना क्या है। मेरे को तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए। अब पोर्टफोलियो बनाना क्या है? मैं उनको एक सीधा रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं उनको रिकमेंडेशन देता हूँ कि ड्रिबल बिहेंस पे जाओ, यूआई सीखनी है तुम्हें, कॉपी करो, बनाओ, देन यूएक्स सीखो और उनको फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर चेंज करते जाओ। मैं थोड़ा सा अलग बताती हूँ। जैसे मेरे केस में था कि देखो, थर्ड ईयर कॉलेज से अपन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते, और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे खुद से तो मेहनत करनी ही है। तो अब जो सेकेंड ईयर में मुझे इंटर्नशिप करनी थी उसके लिए पोर्टफोलियो लगेगा।
एंड स्टार्टिंग में सच में कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करना है। इतना सारा लगता है ना कि ये डिज़ाइन प्रोसेस है, इसमें ये करना है, अच्छा आइडिया, प्रॉब्लम भी ढूंढनी है, फिर सॉल्यूशन भी बनाना है, इतना बड़ा लगता है ना वो, कैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अपने से तो होगा ही नहीं। तो मैंने उसमें एक चीज़ फिगर आउट कर ली कि मैं उस इंडस्ट्री में जाऊँगी जिससे मैं फेमिलियर हूँ। और मैं ये स्टोरी सबको बताती हूँ, इस पर भी बता ही देती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पोर्टफोलियो था वो फोटोग्राफी से रिलेटेड था, जिसमें आप फोटोग्राफर बुक कर सकते हो। तो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरी फैमिली की लिगेसी है फोटोग्राफी में। इस साल हमको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे फोटोग्राफी में। मतलब मेरे पूरी फैमिली, हाँ पूरे फैमिली जो बैकग्राउंड है वो फोटोग्राफी में ही है, बस मैंने ही वो लिगेसी तोड़ दी डिज़ाइनिंग में जाके। तो अब मुझे, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड में रही हूँ, तो मुझे पता था कि क्या प्रॉब्लम्स है एक फोटोग्राफर की तरफ से प्लस एक क्लाइंट की तरफ से। वो देख के सुन के वो चीज़ तो मैं समझ गई थी। तो होता क्या है कि जब अपन कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो अपन उस इंडस्ट्री के बारे में इतना जानेंगे नहीं, तो अपन सिर्फ जितना रिसर्च किया अपन सिर्फ उतना बता सकते हैं। बट एज अ बिगनर, अगर अपन जो जिस चीज़ से अपन फैमिलियर है, कोई कॉस्मेटिक्स से हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग से हो सकता है, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो जो उस चीज़ से फैमिलियर है तो उसके पास ऑलरेडी इतने सालों की वो इंसाइट्स होती है जो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप रिक्रूटर के पास जाते हो ना और वो आपसे पूछते हैं इस बारे में, तो आपके पास बोलने के लिए इतना कुछ होता है कि वो बोलेंगे अच्छा ठीक है हम समझ गए ये चीज़ होती है। तो मैंने वो फोटोग्राफी वाली एप्लीकेशन ली, तो उसमें मुझे ये पता चला कि जैसे आप ही बताओ, अगर आपको कोई इवेंट करना हो, ठीक है, तो आप एक फोटोग्राफर को कहाँ से लाओगे? मैं मेरे कनेक्शंस ढूंढूंगा सबसे पहले, एक कनेक्शंस में कोई मिल जाए। देन मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर देखूंगा कि कहीं पे मिल जाए। इधर मैं गूगल पे जाऊंगा एंड सर्च करूंगा फोटोग्राफर नियर मी। राइट। तो अब मुझे उस टाइम पे ये चीज़ समझ आ गई कि जैसे अगर मेरे यहाँ पे शादी है, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे कि अरे आपके यहाँ जो फोटोग्राफर आया था, अरे उसने बहुत अच्छी फोटो क्लिक करी थी, उसका नंबर दे दो ना तो ये चीज़ होती है। और इससे क्या होता है कि उनका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं बन पाता। उनका ऐसा होता है कि जिसका कॉन्टैक्ट है सिर्फ वही आगे बढ़ेगा, बाकी जिसके पास स्किल है सब कुछ है बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है उसको शोकेस करने का। तो ये चीज़ मुझे दिख गई। तो उस पर मैंने क्या करा कि ऐसा एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे आप लोकेशन वाइज, बजट वाइज, हर चीज़ के से आप एक फोटोग्राफर को बुक कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने ये पेन पॉइंट ढूंढा कि एक फोटोग्राफर इवेंट करता है, देन उसके बाद वो फोटोज़ कैसे भेजते हैं। पहले तो वो सीडी में भेजते थे, फिर अब मेल करते हैं, अब गूगल ड्राइव पे भेजते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। बट उसमें भी टाइम लगाते हैं। हर किसी का क्वेश्चन होता है अरे फोटो कब आएंगे कितना टाइम हो गया, फोटो कब आएंगे, ये चीज़ रहती है। उनका भी प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होता है, क्योंकि वो मैं चीज़ देखती हूँ कि मेरे पापा जो थे वो कैसे करते थे हर चीज़। तो मुझे भी लगता था यार टाइम टेकिंग है, बट क्लाइंट्स नहीं समझते। उनको तो उनके फोटोज से मतलब है, उनको तो उनके फोटोज से मतलब है। तो फिर मैंने कोई ये भी चीज़ समझ आई, तो मैंने क्या करा कि मैंने उस एप्लीकेशन में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि इसमें जो रहेगा क्लाउड रहेगा, तो जिसमें ना फोटो उसमें स्टोर रहेंगे। तो जो फोटोग्राफर रहेगा वो जो चैट रहेगी वो पूरा एल्बम बना देगा, जिसमें वो खुद अपलोड करेगा और आपको भी यहाँ से दिख जाएंगे और आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। कोई ज़रूरत ही नहीं है गूगल ड्राइव की और मेल पर सेंड करने की या पेन ड्राइव देने की। तो वो जो फ्लो था वो मैंने इजी कर दिया, और ऐसे करके मैंने मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो जो है वो इससे बनाया था। अब मैंने इतना दिमाग क्यों लगा पाई, क्योंकि मैंने वो चीज़ बचपन से देखी है, मैं देखते आ रही हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। तो मुझे ऑलरेडी सब पता था कि ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। और अगर मैं इसी के जगह ई कॉमर्स भी ले लेती ना, तो मैं वही जो गिने चुने प्रॉब्लम से वो फाइंड आउट करके सॉल्व कर पाती। और जब मैंने ये प्रेजेंट किया ना रिक्रूटर के सामने, और ये मैंने केस स्टडी दोनों बार प्रेजेंट करी थी। जो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था उसमें भी यही प्रेजेंट करी थी, सेकेंड वाले में भी यही करी थी तो दोनों में यही प्रेजेंट करी है। उन लोगों को लगा कि हाँ आता है, समझता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, रिसर्च कैसे करना है। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट हो सकता है कैसे आप कर सकते हो, और इसमें अगर आप फैमिलियर हो। मतलब बेसिकली एक प्रॉब्लम ढूंढो, उसको सॉल्व करो अच्छे से, एक एक पॉइंट्स को देखो। हाँ, जिससे आप फैमिलियर हो। जैसे आप बताओ कि आप क्या करते हो कंटेंट क्रिएशन और डिजाइनिंग के अलावा, बिजनेस कर रहे हो। मेरे को तो स्टार्टअप में दिमाग लगाना मज़ा आता है, तो मैं तो बस नए नए ढूंढता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स ढूंढता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, जैसे आप बचपन में आप ऐसा कुछ तो करते हो ना, ऐसे कोई एक्टिविटी हो या कुछ भी हो। मतलब मेरा जो घर है वो पूरा एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। लाइक पापा भी कंपनी पापा की खुद की एग्रीकल्चर फील्ड प्रोडक्ट्स की।
तो मैं उसमें दिमाग लगाता हूँ कि हाँ उन्होंने कैसे बिल्ड करा। हाँ तो राइट, अब अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है और अगर आपको एग्रीकल्चर में आपको टॉपिक दे दूँ तो आप एग्रीकल्चर से अच्छा बना पाओगे, या फिर आपको मैं बोलूँ कि अरे आपको एक कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो आप उससे कर पाओगे। बट नेचुरल है, पापा ने इतना साल काम किया तो एग्रीकल्चर से। एग्जैक्टली तो जो एक बिगनर होता है ना उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारे पास जो हुनर है जो तुम कर रहे हो, जैसे मैं सिंगिंग भी कर चुकी हूँ, एक्टिंग भी कर चुकी हूँ, तो अगर मैं फोटोग्राफी नहीं लेती तो मैं उसमें से कुछ एक ले लेती, क्योंकि मेरे को उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मैं 10 चीज़ें उसमें एडअप कर सकती हूँ। तो वैसे ही हर किसी के पास मतलब अगर तुम्हें जॉब इजीली फाइंड करनी है तो तुम एक ऐसा केस स्टडी बनाओ जिसके तुम रिलेटेड हो, इधर जिस फील्ड में तुम्हारी कोर एक्सपर्टीज़ है कि यार डिज़ाइनिंग के अलावा मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। और वो कुछ भी हो सकती है, और हर इंसान में कुछ ना कुछ तो होती है। या तो इंसान डांस करेगा, या सिंगिंग करेगा, एक्टिंग करेगा, या तो ट्रैकिंग का शौक होगा, कुछ भी हो सकता है। हर किसी में कोई ना कोई हुनर तो होता है। उस हुनर में प्रॉब्लम ढूंढो और उसको सॉल्व करो। स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है, बट हाँ आगे बढ़ने के लिए तुमको फिर ऑब्वियस सी बात है जैसा इंडस्ट्री में करना है वैसा करना ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। कभी ऐसा हुआ है कि यार डेवलपर्स ने आपको गालियाँ निकाल ली हो, आपने ऐसी यूआई बना दी? नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी देखो इंटर्नशिप वाला सीन था और उसमें मेरे पास हमेशा एक लीड रहा है जो मेरे बिहाफ पे बोलेंगे, तो ये चीज़ अभी तक तो मैंने फेस नहीं करी। नहीं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम फेस कर ली ये चीज़ कि डिज़ाइनर्स मतलब बना देते हैं, देन मतलब सीधे डेवलपर्स गाली गालियाँ। दे देते हैं। गाली इन द सेंस, हाँ मतलब है कुछ जने होते हैं जो बोलते हैं यार क्या बना दिया यार, अब कैसे कोड करूँ मैं बैठ के इसको। अभी जैसे क्या हो रहा है कि सर्विस बेस्ड कंपनियां बहुत हो रही है, ठीक है, लाइक मार्केट में हर एक छोटा स्टार्टअप अपनी एजेंसी खोल के बैठा है, इधर वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग दे रहा है, इधर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे रहा है, इधर डेवलपमेंट सर्विसेज या वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। तो क्या लगता है ये इंडस्ट्री एक टाइम बाद में सेचूरेट होगी तो क्या होगी दिक्कतें? कुछ आइडिया है आपको? अपने एंड से क्या सोचते हो इस इंडस्ट्री के बारे में? यही लगता है मुझे कि डिज़ाइन प्रोसेस उनको खुद को स्टडी करना पड़ेगा जो स्टार्ट कर रहे हैं, कि एक्चुअली यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या करते हैं। और अगर वो ये चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है कि वो वही यूआई बनाएंगे एंड फिर बोलेंगे इतनी कम सैलरी, काम ही क्या करना है तुमको, सिर्फ ये तो करना है, सारा काम तो डेवलपर्स करते हैं। वो जो होता है ना, क्योंकि आप जो बना के दे रहे हो वो एक स्टैटिक थिंग है और डेवलपर्स उस चीज़ को फंक्शनल कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और तो आपकी अगर कम है। वो ये चीज़, हाँ, और यूएक्स का अगर वो पार्ट समझ गए ना तो उनको समझ आएगा कि बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है तो इनको रखना ज़रूरी है। समझा। कभी आपको ये प्रॉब्लम आई कि यार मैं तो बहुत बार ये चीज़ सोचता हूँ यार, फिग्मा और कैनवा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टूल वाइज, लाइक अगर मैं बोलूँ उसके अंदर भी वेक्टर टूल है और ये सारी चीज़ें लगभग सिमिलर है, बट एक जो आइडेंटिटी बनी हुई है कैनवा की कि कैनवा के डिज़ाइनर तो कुछ डिज़ाइनर्स होते नहीं है, बट वहीं पे फिग्मा को एक अपर एंड में देखा जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा है, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि देखो मैं तो दोनों टूल यूज़ करती हूँ, मैं तो कैनवा भी करती हूँ, फिग्मा भी करती हूँ। क्योंकि जैसे मानो कि प्रेजेंटेशन देना है अपने को तो मैं तो कैनवा पे बनाती हूँ, और मुझे कोई पोस्टर बनाना है जो मुझे इजीली कम टाइम में कैनवा पे बन रहा है तो व्हाई नॉट, प्रॉब्लम क्या है, कुछ गलत नहीं है उसमें। तुम्हारा काम देखो, क्योंकि वहां से टेम्पलेट उठा के तुम दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट तुम्हारा आइडिएशन, तुम्हारे बिजनेस को लेके चल रहे हो, तुम क्लाइंट्स को लेके चल रहे हो, तुम यूजर को लेके चल रहे हो, एंड देन तुम डिजाइन कर रहे हो उस पर, तो दोनों तो एक सॉफ्टवेयर है, थॉट प्रोसेस तुम्हारा है, डिजाइन तुम्हारा है, तो किस पे बना रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसा बना रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। नहीं, क्योंकि जब भी मैंने कैनवा के ऊपर स्पेसिफिकली रील बनाई है, ठीक है, एक श्रुति करके भी थी, श्रुति राजपूत, ठीक है, उसके साथ में मैंने पॉडकास्ट किया था, देन उसके अंदर भी मैंने स्पेसिफिकली कैनवा के बारे में चीज़ें मेंशन करी थी, और वही चीज़ मैंने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी तो नीचे उस पर बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे कि कैनवा यूज़र। तो उस रीज़न से पूछ रहा हूँ कि कैनवा को इतना हेट क्यों मिल रहा है, मतलब लाइक अगर ईज वाइज देखेंगे तो दोनों सेम ही है, फिग्मा और कैनवा। मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगी कंप्लीटली सिमिलर है, पर ऐसा क्यों है, क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे पैसे कमाने के लिए उनका ऐसा रहता है कि टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो टेम्पलेट को एज इट इज उठा के सिर्फ जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे, थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे एंड दे देंगे। तो इससे जो इंसान काम कर रहा है, जो आइडिएट कर रहा है, जो टाइम लगा रहा है उस चीज को करने में, तो उनको ऐसा लगता है कि यार फिर हमारी वैल्यू क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे खुद को, वो ये चीज हो जाती है। इसके कारण उनके अंदर ना उस चीज को लेके हेट जनरेट हो गई है, दैट्स इट। पर मेरे को पर्सनली नहीं है, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं हूँ दूसरों के बारे में कि मतलब मेरा काम अगर जिस चीज से इजीली हो रहा है मैं उस चीज को लेके करूंगी, क्योंकि हेट तो देखो
हर किसी का अपना ओपिनियन है, पर तुम क्या सोचते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इन द एंड तो तुमको खुद को रिप्रेजेंट करना है ना किसी के सामने, और अगर तुम उनका काम करके दे रहे हो, उनको पसंद आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, किसी भी चीज से करो। और कभी क्रिएटिविटी ब्लॉक आया है? ये क्वेश्चन मुझसे जब मैंने विश्वजा से के साथ लाइव किया था ना, तो उसमें भी पूछा था। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि क्रिएटिविटी ब्लॉक उसको आता है जिसको नॉलेज नहीं होता। जैसे आज अगर आप मेरे को बोल दो कि पॉडकास्ट अपना चल रहा है, आप क्वेश्चन फ्रेम कर दो, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं तो ऐसे जाऊंगी, यार क्या क्वेश्चन फ्रेम करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पूछूंगी मैं, ये वो। तो जब तक मुझे टॉपिक नहीं पता होगा, आप मुझे बताओगे नहीं कि इस टॉपिक पे बात करनी है, मैं रिसर्च नहीं करूंगी, मैं नॉलेज गेन नहीं करूंगी, तो मैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम करूंगी? तो सब स्टार्ट होता है नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज नहीं उस चीज को लेके, तो आपको क्रिएटिविटी ब्लॉक तो आएगी। वो तो आएगा ही। तो आपको सबसे पहले नॉलेज लेना है। लोग सीरियसली, मैं बता रही हूँ ना, कि लोग सिर्फ ऐसे बोल देते हैं, यार हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मेरे साथ वो रूरल इंडिया में हुआ था कि मैं बोलती यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोल सकते हो तो क्रिएटिविटी ब्लॉक ही है, बट उसको मैंने कैसे फिगर आउट किया? मैंने रिसर्च करी, मैंने हाथ पैर मारे, मैंने जाके देखा कि अच्छा ये इंटरफेस कैसा दिखता है, तब जाके तो मुझे आइडिया आया ना। बट ऐसे मैं बैठी रहूंगी और सोचती रहूंगी कि अच्छा अब मुझे आइडिया आएगा, अब आएगा, तो ऐसे नहीं आता है। नहीं मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि तुम एक चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो। जैसे अगर मेरे को कभी क्या डेडलाइंस बहुत पास में होती है और एक प्रोजेक्ट पे मैं 16-17 घंटे से बैठा हुआ हूँ, देन फिर होता है कि यार एक टाइम ऐसा आ जाता है कि तुम वो प्रोजेक्ट से पक जाते हो। तुम लाइक ऐसा हो जाता है कि यार क्या ही सोचूंगा और मैं इसमें। तो वो चीज़ को कैसे डिफाइन करते हो, उस चीज़ से कैसे टैकल करते हो अपने आप को? मेरा तो बेस्ट केस होता है, मैं जाता हूँ, चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर आ जाता है सॉर्टेड। हाँ, ये सबका अपना होता है। मुझे बाहर निकलना पसंद है, गाड़ी पे खुद घूमना, नेचर में रहना, तो मैं तो वही चीज करती हूँ। या तो मैं छोड़ दूंगी उस चीज को उधर के उधर ही, कि अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं छोड़ देती हूँ। बट क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, तो वो कभी ना कभी हिट कर जाता है। गाड़ी चलाते हुए या कुछ करते हुए, खाते हुए, कहीं पे भी वो हिट कर जाता है। तो अगर मुझे नहीं कुछ सूझ रहा है, तो फिर मैं उसको वही चीज छोड़ देती हूँ, और जो मुझे पसंद है मैं वो चीज करती हूँ। अच्छा, अभी कोई अगर नया बंदा है, ठीक है, उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी अगर वो डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर आना चाह रहा है कि उसको अगर एक प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसको ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? वो दोनों चीज़ें आप मेरे को बता दो कि उसको ये चीज़ें तो करनी चाहिए एक्चुअल में, और ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूआई से स्टार्ट करते हैं। यूआई में जैसे आप रेप्लिकेट करते हो, सब चीजें करते हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टाइम लगता है फिग्मा को समझने के लिए, क्योंकि फिग्मा काफी इजी है समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई 15 दिन में समझ सकता है कि फिग्मा कैसे काम करता है। तो तब तक तुम रेप्लिकेट करो। बट जो मैं स्टार्टिंग में करती थी कि अच्छा ठीक है अपन रेप्लिकेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट जब मैं इंडस्ट्री में गई और मुझे समझ आया कि ऐसे नहीं होता है। तुमको स्पेसिंग में जो ग्रिड्स है, अगर तुम एंड्रॉइड का बना रहे हो तो एंड्रॉइड का गाइडलाइन जो सिस्टम होती है वो तुमको फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे तुम मन से कुछ भी नहीं बना सकते। ये अच्छा हाँ लग वो रहा है होता ऐसे है। बना दिया। ऐसे नहीं कर सकते। तो उधर मुझे जाके समझ आया। तो अगर मैं उस वक्त वो चीज कर रही होती, तो मैं एक ही चीज करती कि अगर चलो मैं वो चीज रेप्लिकेट भी कर रही हूँ, तो वो मटेरियल गाइडलाइंस जो है एंड्रॉइड की, उसको रेफर देख के कि अच्छा अगर मैं बटन बना रही हूँ तो बटन का साइज इतना होना चाहिए, बटन के ऊपर अगर कार्ड है तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसमें मार्जिन कितनी होनी चाहिए, पैडिंग कितना होना चाहिए, ये सब अगर मैं समझती जाऊँ साथ साथ में, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक टाइम के बाद ना, क्योंकि होता क्या कि मटेरियल गाइडलाइंस जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उस चीज को लेके वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर मैं उस वापस पीछे जा सकती और करती, तो मैं रेप्लिकेट तो करती, बट मैं मटेरियल गाइडलाइंस को साथ में लेके और उसको समझते हुए करती। ये डिफरेंस होता। तो इससे आप जब इंडस्ट्री में जॉब करोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि ऐसा किया जाता है। तो आपको वापस उस वक्त सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से आ रही होगी ये चीज। और यूएक्स का तो मैंने जैसे बताया कि उस टाइम मैंने बताया था ना, जैसे डिजाइन प्रोसेस वाला जो था वही सेम चीज। और बस जब भी आप कोई यूआई बना रहे हो, इसकी हाँ एक और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जो अपने इसमें एप्लीकेशंस है ना, उनको बस देखो और उसमें फिगर आउट करो कि अच्छा ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ये यहाँ पे ऐसा क्यों है। और जितने अपने को नॉलेज है, जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, उसको उससे मैच करने की कोशिश करो। तुम्हारा जो माइंड है ना, वो ऑटोमेटिक ट्रेन होने लग जाएगा उस टाइप से, और तुमको हर चीज फिर उस एंगल से नजर आएगी कि अरे यहाँ पे इसलिए ऐसा है क्योंकि ये लॉ यूज हुआ है। ये मैं करती थी। और जितने मेरे दोस्त है ना, मतलब मेरे डिजाइनर्स कॉलेज को छोड़ के जो जितने दूसरे दोस्त है वो सब इंजीनियर्स है, और वो है ना पक गए थे मेरी बातों से कि क्या क्या बोलती रहती है यार तू। मैंने कुछ नहीं। नहीं एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं भी बैठ के यही देखता हूँ कि यार
अच्छा ये डिज़ाइन ऐसा क्यों बनाया है इसमें, क्या रीज़न है? एग्जैक्टली तो वो क्वेश्चन करना, वो क्यूरियस माइंड बहुत ज़रूरी है, तभी हो पाएगा। क्योंकि लर्निंग्स अगर अपन कंटिन्यूअस नहीं रखेंगे तो अपन एक जगह स्टक हो जाएंगे, एंड देन फिर जो बोलते कि हमारी तो जॉब नहीं लग रही है, हमको जॉब से निकाल दिया, तो फिर यही होगा और क्या ही होगा। कल मैं भी है ना दीदी के साथ में गया था बाहर, ठीक है, राखी पे। तो मैंने एक पोस्टर देखा था, वो 2D में बना हुआ था, लाइक ऐसे बना हुआ था। उसमें क्या वो वर्ल्ड मैप की कुछ लोकेशंस को शो कर रहे थे। क्या करा कि कुछ बिल्डिंग्स ले ली और बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने लोकेशंस के नाम लिख दिए। तब मैंने ये चीज़ सोची थी कि वो जो चीज़ है वो 2D में नहीं बना के 3D में बनानी चाहिए। लाइक एक बैनर है, वो बिल्डिंग्स है नीचे और ऊपर उसका बिल्डिंग्स का नाम लिखा हुआ है, लाइक लोकेशन का नाम। देन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार बंदा जो पढ़ रहा है वो उसको 2D व्यू में पढ़ रहा है। अगर वो चीज़ 3D व्यू में होगी तो बंदा एक्चुअल में पढ़ नहीं पाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, इसीलिए उसने 2D में बनाया है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती है कभी कभी। कभी आपके साथ में ऐसा होगा कि आप कोई डिज़ाइन गए और आपको अच्छी लगी और आपने फ़ोटो क्लिक कर ली उसकी कि यार ये बाद में मैं रेप्लिकेट करूँगी? हाँ, काफी बार। मतलब जब यूआई वाला स्टफ नहीं करती थी ना, तो थोड़ा ग्राफिक्स वाला, क्योंकि हमको सब चीजें सिखाई गई है, हमको इलस्ट्रेटर भी सिखाया है और अपना फोटोशॉप भी सिखाया है। क्योंकि उनका ये पॉइंट है कि मैं ये मतलब वो लोग ये नहीं बोलते कि तुमको ये करना रहेगा, बट तुम्हें आना चाहिए, इज द पॉइंट। जैसे कोडिंग भी हमको सिखाई है, पर कोडिंग तुम्हें करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडस्ट्री में जाके तुमको ही कोड करना है बैठ के। वो क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अपने को इंजीनियर्स के साथ काम करना है, और अपन जो डिजाइन बना रहे हैं, अगर मैं उनको ये बोलूँ कि अरे ये जो बॉक्स है ना, इसको ऐसे कर देना, इसका वेट इतना कर देना, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हो, बॉक्स क्या क्या, कौन सा बॉक्स। तो उसका आपको कार्ड बोलना रहता है ना। तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आप उनकी भाषा को समझ पाओगे कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और उस चीज के लिए कोडिंग सिखाते हैं। और कोई पर्पस नहीं होता कोडिंग सिखाने का। तुम्हारे से जो तुम, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले हो, तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो फ्लॉलेस हो, वो अच्छे से हो, इसलिए सिखाई जाती है कोडिंग। ठीक है, फिर अपन इसको कंक्लूड करते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा मीट थी आपके साथ में, बट एक लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि आजकल क्या होता है कि लोगों को लगता है कि उनको अगर एक पोर्टफोलियो शो करना है तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन टू जस्ट शो केस कि मैंने ये काम किया। तो आपको क्या लगता है ये जो आइडियोलॉजी है ये सही है, इधर ये चीज़ गलत है? मतलब अब पोर्टफोलियो एज इन केस स्टडी को रिप्लेस करे कंटेंट क्रिएशन से? नहीं, केस स्टडी को, हाँ केस स्टडी को भी बोल सकते हो बाय रील्स। इधर व्हाट दे कैन डू, एक स्टैटिक पोस्ट बना ली और उसमें उन्होंने अपने जो चीज़ है, लाइक जो भी उन्होंने यूआई बना रखी है उसको प्रेजेंट कर दिया है, एंड दे जस्ट पुट दिस ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ। तो ये चीज़ सही है, गलत है, इस पर आपका क्या टेक है? देखो, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप पोर्टफोलियो भी कैरी कर रहे हो, जो एक प्रॉपर वेबसाइट में आपका काम बता रहा है स्टोरी टेलिंग के थ्रू, वो एक अलग चीज है। और अगर आप सोशल मीडिया की हेल्प लेके उस चीज को बता रहे हो, तो ये आपका तरीका हो गया कि आप कितना ज्यादा रीच आउट कर सकते हो किसी को। कंटेंट क्रिएशन लोग रीच आउट करने के लिए करते हैं, ताकि जो रिक्रूटर है उनको ये चीज पता चले कि अच्छा ये इंसान एग्जिस्ट करता है, अच्छा इसके इतने फॉलोअर्स है, इतने एंगेजमेंट है, तो कुछ तो आता होगा ना इसको। ये भी एक वो चीज़ चीज होती है। होती है। और जब आप पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, तब आपके जैसे 50 पोर्टफोलियो और पड़े, तो वो सिर्फ एक डिफरेंशिएट कर सकती है तुमको उस चीज से। बट तुमको अगर सिर्फ तुम ऐसे ही दिखा रहे हो स्टैटिक पोस्ट के थ्रू, और ये बताना चाह रहे हो कि इस चीज का इक्वली इंपॉर्टेंस है पोर्टफोलियो से, तो उस चीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। क्योंकि अपन जो स्टोरी टेलिंग इसमें डालते हैं पोर्टफोलियो में, वो एक 5-6 स्लाइड्स के कराउजल पोस्ट में कैसे आ सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, फिर आपका चलो अपन कंक्लूड करते हैं। डन।